तो हमको बताना है व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो पहले हम लोग स्टैटिक पार्ट देखेंगे कि ज्योग्राफिकल फीचर्स इंडिया में क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है इंडिया के लोकेशन और साइज़ के बारे में बात करी गई है। इंडिया जो है एरिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन पॉपुलेशन में इंडिया आगे निकल गया है। इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया एशिया में लाई करता है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद नेबर्स। अब देखिए एक पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहाँ बना हुआ है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके नेबर्स भी आते हैं, जैसे पाकिस्तान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, बांग्लादेश भी आता है, साथ ही साथ नेपाल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल है, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इसके बाद भूटान हो गया, भूटान जो है ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। श्रीलंका जो साउथ में है इधर, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और म्यांमार जो है ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन कौन से पार्ट हैं, बात याद रखिएगा। एशिया में लाई करता है। सराउंडेड बाय, तो कहाँ कहाँ से किससे किससे सराउंडेड है इंडिया, इसके बारे में देखिए बात करी गई है। तो नॉर्थ में आप देख सकते हैं, नॉर्थ में हिमालयाज हैं, ठीक है, नॉर्थ में हिमालय पर्वत है। वेस्ट में अगर आप देखेंगे, वेस्ट में थार डेजर्ट है, अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी हो गया, ये आपका इधर क्या हो जाएगा, थार डेजर्ट हो जाएगा, ठीक। साउथ में आप देखेंगे तो साउथ में इसके क्या है, यहाँ पर इंडियन ओशन है पूरे में। और ईस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहा गया है। तो ये तो ज्योग्राफिकल फीचर्स हो गए। कुछ फिजिकल डिविजन्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 ब्रॉड रीजन्स। तो 5 मेनली ब्रॉड रीजन्स हैं जिसमें इंडिया को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हिमालयाज़ है। इसको ग्रेट माउंटेन जोन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है नॉर्थ में। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं साइबेरिया से, ठीक है, बहुत ही ठंडी हवा होती है साइबेरिया से, जो अगर इंडिया में एंटर कर जाती तो इंडिया बहुत ज़्यादा ठंडक होती भारत में, और जो प्रॉब्लम्स होती बहुत ज़्यादा होती। लेकिन हिमालय के राइज होने से क्या हो गया, ये साइबेरियन विंड्स जो है वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं। तो इसी तरीके से नेचुरल बैरियर का काम करता है। इसमें 3 मेन रेंजेस हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो बहुत सारी रेंजेस बताई गई हैं। जैसे आपको ज़्यादा अगर समझना हो तो सबसे ऊपर जो है वो काराकोरम है। काराकोरम के नीचे आप देखेंगे तो लद्दाख है। लद्दाख के नीचे जास्कर देखेंगे, ठीक है। तो ये जास्कर हो गया। और ये जो डी जो है ये चाइना में है, तिब्बत में है, जिसका नाम है कैलाश। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है क्या, जो हिमाद्री है या ग्रेट हिमालयाज है। तो आप ये वाली लाइन जो देख पा रहे हो, मैं इसको दूसरी लाइन से डिनोट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आसान रहेगा। ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो दिखाई पड़ रही है लाइन, ठीक है, ये लाइन नहीं है पूरा, ये पूरा एक्सटेंशन है किसका, ग्रेट हिमालयाज का। तो ग्रेट हिमालयाज आप देख सकते हैं नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जम्मू कश्मीर के पास से स्टार्ट हो रहा है और पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। इसके बाद तो ये हमारा हो गया हिमाद्री। हिमाद्री को ही क्या कहा जाता है, ग्रेट हिमालयाज कहा जाता है। हाईएस्ट पीक जो हो गई, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, ये सब पीक इसी ग्रेट हिमालयाज में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा नेपाल में है, कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है, और ये इंडिया में है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की हाईएस्ट पीक जो मतलब ग्रेटर हिमालयाज में है, इंडिया की हाईएस्ट पीक, उसका क्या नाम है, तो आप क्या कहेंगे, कंचनजंगा है। लेकिन वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो भी ग्रेटर हिमालयाज में लाई करती है, और वो कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद हिमाचल पे आते हैं, जिसको लेसर हिमालयाज कहा जाता है। अब जो लेसर हिमालयाज है आप देख सकते हैं बीच में गैप है, तो बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे से पार्ट्स दिखाई पड़ रहे होंगे, और ये गैप में बीच बीच में क्या हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, लेसर हिमालयाज है। लेसर हिमालयाज को क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। तो ग्रेटर हिमालयाज को कहते हैं हिमाद्री, लेसर हिमालयाज को क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे हिल स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग हो गया, वेस्ट बंगाल में है, नैनीताल हो गया, उत्तराखंड में। तो ये सारे के सारे जो हिल स्टेशंस हैं, मेनली गर्मी की छुट्टियों में लोग टहलने घूमने जाते हैं यहाँ पर, वो हिमाचल जो लेसर हिमालयाज है, जिसको हिमाचल कहा जाता है, उसमें पड़ता है। अब इससे आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये हिमाचल प्रदेश है, नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल बोलते ही हैं इस हिमालय के पार्ट को।
आगे आते हैं, जो सबसे नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो सबसे नीचे का सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये थोड़े से कम हाइट के हिमालयाज़ होते हैं, ठीक है। मतलब पर्वत ये भी हैं लेकिन इनमें हाइट थोड़ी सी कम मिलती है, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आके दोनों मीट कर जाते हैं। अब शिवालिक कहा जाता है इनको, और इसी को क्या कहते हैं, आउटर हिमालयाज़ कहते हैं, ठीक है। ये फुट हिल्स पे हैं, मतलब हिमालय की फुट हिल्स पे हैं, जो जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो ये जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं, फुट हिल्स होते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फुट हिल्स पे हैं, यहाँ पर भी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ वाइल्ड लाइफ ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी ही होगी, ठीक है। तो शिवालिक के बारे में ये बात याद रखिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये जानना है कि हिमाद्री को ग्रेट हिमालयाज़ कहा जाता है, हिमाचल को लेसर हिमालयाज़ कहा जाता है, शिवालिक को आउटर हिमालयाज़ कहा जाता है। और आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिल स्टेशंस कहाँ पे लोकेटेड है, तो हिमाचल में लोकेटेड है। देखिए इम्पॉर्टेंट एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि हिमालयाज़ को ही वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एशिया की जो मेजर रिवर्स हैं, जैसे गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। तो पहला हो गया सेक्शन। इसके बाद आते हैं दूसरे सेक्शन पे, मतलब दूसरा डिवीज़न है। इसमें कहा गया नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताया गया, जिसमें गंगा प्लेन है और इंडस प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन मतलब मैदानी भाग जो होता है, जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये मेनली दो हैं इंडिया में, एक गंगा का रीजन है और एक इंडस के प्लेन्स हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है। आप ये जो ईस्ट में प्लेन्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कौन से प्लेन्स हैं, ये ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स हैं, ठीक है। या मतलब इसको वैसे गंगा तो नहीं बोलना, ठीक है, इसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन बोल सकते थे। ये वह जो आप प्लेन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो प्लेन्स होंगे वो किसके प्लेन्स हैं, इंडस के प्लेन्स हैं। इसके अलावा जितना भी आप प्लेन्स देख रहे हैं, बाकी जो बड़ा वाला प्लेन एरिया है ये किसका है, गंगा का प्लेन एरिया है, ठीक है। तो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिवर्स यहाँ फ्लो करती हैं, जैसे गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई। तो ये पूरा रीजन जो है इसमें कौन फ्लो कर रही है, गंगा फ्लो कर रही है, तो गंगा के प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो पूरा रीजन है इसमें ब्रह्मपुत्रा फ्लो हो रही है, तो ब्रह्मपुत्रा के प्लेन बन रहे हैं। यहाँ सब जो रीजन है उसमें मेनली कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, इंडस फ्लो हो रही है, कुछ उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, वो भी फ्लो होती हैं, जिसकी वजह से इंडस प्लेन्स बनते हैं। इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि देखिए प्लेन्स जो होते हैं बहुत ही फर्टाइल रीजन होते हैं, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे इरिगेशन आसानी से हो सकेगा, एग्रीकल्चर आसानी से हो सकेगा। तो बहुत ज़्यादा ग्रेन का प्रोडक्शन ये करते हैं, जैसे वीट हो गई, राइस हो गई, शुगर केन हो गया, तो इन सब का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसी एरिया से होता है। देखिए जहाँ पर खाना आसानी से मिल जाता है वहाँ पर लोग भी जाके सेटल हो जाते हैं, इसीलिए इन एरियाज़ में आप देखेंगे तो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं रीजन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अच्छा है, यहाँ पर ट्रेड अच्छा हो पाता है, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन इन जगहों की ज़्यादा है। थार डेजर्ट को देख लेते हैं। थार डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये हम लोग ने बता दिया है, ये क्या है, थार डेजर्ट है, मेनली राजस्थान में लाई करता है, थोड़ा बहुत पार्ट इसका गुजरात में आता है, लेकिन ये मेजर पोर्शन जो है ये राजस्थान में ही लाई करता है, ठीक है। तो राजस्थान में लाई करता है, गुजरात में लाई करता है थोड़ा बहुत पार्ट, और थोड़ा बहुत पार्ट पंजाब और हरियाणा में भी लाई करता है, ठीक है। तो थार डेजर्ट याद रखिएगा, ये 4 एरिया से मेनली लाई करता है, लेकिन अगर मेजर पोर्शन पूछा जाए तो वो राजस्थान में लाई करता है। यहाँ पे जो सॉइल है, सैंड ज़्यादा है सॉइल में, सैंड ड्यून्स यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, मतलब जो डेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और रात अगर आप जाएंगे देखेंगे रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि रेत है, रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वाटर स्कैर्सिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा थोड़ी सी कम होती है, रेनफॉल कम होती है, तो वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। और जब वाटर स्कैर्सिटी होती है तो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब जब वर्षा होती है तो उस वाटर को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, कहीं स्टोर कर लेते हैं। जिसमें स्टोर करते हैं उसको कुंड्स कहते हैं, टंकास कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये किस एरिया में पाए जाते हैं, कुंड्स और टंकास। आगे बढ़ते हैं, अडेप्टेड लाइफस्टाइल इनकी क्या है, किस तरीके से इन लोग ने अडेप्टेशन किया है इस इन्वायरमेंट का। तो जैसे कैमल है, तो कैमल को क्या कहा जाता है, शिप्स ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, मतलब वहाँ पर गाड़ी वाड़ी तो चल नहीं सकती है क्योंकि पूरा रेत है। तो कैमल को मेनली यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, और वो उनको क्या कहा जाता है, शिप्स ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, मतलब डेजर्ट का इनको शिप कहा जाता है कैमल को।
आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जो हमारा डिवीजन है उसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया गया है। तो ये जो इंडिया का सदर्न रीजन है ये आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलेगा। इसमें कई सारे डिविजन्स हैं वैसे। इसका शेप अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का है। इसमें वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट में आप अगर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, इंडियन ओशन इन साउथ। तो साउथ में क्या देखने को मिलता है? इंडियन ओशन देखने को मिलता है। बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स, यूनेस्को साइट है वेस्टर्न घाट्स। तो वो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इससे बाउंडेड है ये। ठीक है, एक तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो ब्रोकन हिल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टूटे टूटे से हिल्स हैं, ऐसे करके हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न घाट्स है एक तरफ वेस्टर्न घाट्स है। इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, इसलिए ये मिनरल रिच है। और मिनरल रिच होने की वजह से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होती है वो इस एरिया की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिवर्स भी हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ये सब ईस्ट फ्लोइंग है। मतलब ये ऐसे आएंगी और किधर गिर जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं तो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। ठीक है, तो जो भी रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है उसको क्या कहते हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। और कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो ईस्ट से आ रही होंगी, ये ईस्ट है, ईस्ट से आ रही होंगी और वेस्ट की तरफ जा रही हो, तो जिधर जाती हैं उसके हिसाब से नाम पड़ जाता है। तो जब वेस्ट की तरफ जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपके पास दो है मेनली, एक नर्मदा और एक ताप्ती है। ठीक है, ताप्ती को कहीं पे तापी भी लिखा रहता है, तो एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, नाम अलग अलग लिखे रहते हैं, केवल है एक ही। अब बात करते हैं पांचवें फिजिकल डिवीजन की, जिसमें हमारे पास आइलैंड्स हैं। अब आइलैंड्स मेनली इंडिया में दो तरीके के हैं। एक यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पे है, मतलब वेस्ट साइड पे है, जिसको लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं, ये अरेबियन सी में है। और ईस्ट साइड पे है जिसको अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं। ठीक है, ईस्ट साइड में है ये। पहले हम लोग देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ पर मेनली 500 वॉल्केनिक आइलैंड देखने को मिलते हैं। देखिए 500 वॉल्केनिक आइलैंड का मतलब ये हो गया, जब भी आइलैंड क्रिएट होता है तो वो वॉल्केनो से क्रिएट होता है। जब सी के अंदर वॉल्केनो आता है तो जो लावा ऊपर की ओर आता है वो, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो एक रूप ले लेता है चट्टान का, रॉक का, और आइलैंड वहाँ क्रिएट हो जाता है। तो 500 वॉल्केनिक आइलैंड यहाँ पर देखने को, सब पे लोग नहीं रहते हैं, कुछ पे लोग रहते हैं। सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलर जेल यहाँ पे बहुत ही फेमस है, आपने सुना होगा वीडी सावरकर जी के बारे में, और बहुत सारे इंडियन नेशनलिज्म के हीरोज़ थे। हीरोज़ ऐसे मत सोचिएगा आज वाले हीरोज़ का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनको जो अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तो अंग्रेज़ों ने इन लोगों को क्या कर दिया था? सेल्युलर जेल, मतलब यहाँ पर आके बंदी बना दिया था। बड़ी खतरनाक जेल थी, काला पानी भी इसको कहते थे। यहाँ पर ही आप बैरन आइलैंड देखेंगे, और बैरन आइलैंड जो है यही एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का केवल इकलौता एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो वो आपका बैरन आइलैंड है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप आइलैंड अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में है, अरेबियन सी पड़ता है इधर। ठीक है, ये कोरल आइलैंड है, यहाँ पर कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलती हैं, बहुत ही इसीलिए स्पेशल है। कोरल रीफ्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ फिशरीज बहुत ज़्यादा होती है, मरीन रिसोर्सेज यहाँ बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो इसका भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करेंगे हम लोग कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स में देख लीजिए क्या क्या है, थोड़ा नंबरिंग शायद गलत हो गई है। तो कोस्टल प्लेन्स में अगर आप देखेंगे तो एक हमारा वेस्ट पे कोस्टल प्लेन्स हैं, जो ये वाला पार्ट है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहेंगे, और इनको क्या कहा जाएगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाएगा। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट में अगर आप देखेंगे तो गुजरात से लेके केरला तक के कोस्ट है, मतलब ये गुजरात का कोस्ट हो गया, और यहाँ पे आप साउथ देखेंगे तो केरला कोस्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा कोस्टल एरिया इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एस्चुरीज देखने को मिलती हैं, याद रखिएगा, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, वो एस्चुरी क्रिएट करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, और जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा देखने को मिलेगा, जिसको सुंदरबन कहा जाता है। ठीक है,
यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा का डेल्टा, मतलब महानदी का डेल्टा देखने को मिलता है, और बहुत सारे डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो होती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, तो यहाँ पर एस्चुरीज देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा वेस्टर्न साइड पे ज़्यादातर आपको नेचुरल पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। कैसे पोर्ट्स? नेचुरल पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे मुंबई हो गया, कोची हो गया, तो ये सब के सब कैसे पोर्ट्स हैं? नेचुरल पोर्ट्स हैं। ईस्टर्न कोस्ट क्या है? ईस्टर्न कोस्ट मतलब इधर का पार्ट हो गया। देखिए ये डिवाइडेड है कैसे, एक कच्छ हो गया, ठीक है, काठियावाड़ हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया, कन्नड़ कोस्ट हो गया कर्नाटका का, मालाबार कोस्ट हो गया केरला का। ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पार्ट आता है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। इसके बाद नॉर्दर्न सरकार आता है, और सबसे ऊपर क्या है? उत्कल कोस्ट है, जो हमारे जनगणमन में भी अगर आप देखेंगे नेशनल एंथम में भी इसी उत्कल का ही नाम आता है। ठीक है, तो उत्कल कोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ये उड़ीसा को पहले उत्कल ही कहा जाता था, इसीलिए उत्कल कोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु तक जाता है, तो इधर ही वेस्ट बंगाल है और ये आखिरी में तमिलनाडु तक ये जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, ये कोस्ट बहुत ही बड़ा होता है, वाइड होता है, विड्थ बहुत ज़्यादा होती है। फर्टाइल डेल्टा, आप देखिए रिवर्स क्या करती हैं? अपने सेडिमेंट्स लेके आती हैं। जब रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आएंगी तो बहुत ज़्यादा वो हाईली फर्टाइल होते हैं सेडिमेंट्स, तो जो डेल्टा बनता है बहुत ज़्यादा मतलब हाईली फर्टाइल होता है। जैसे गोदावरी का डेल्टा बनता है, कृष्णा डेल्टा बनता है, कावेरी का बनता है, महानदी का डेल्टा भी क्रिएट होता है। इम्पॉर्टेंट लेक्स यहाँ पर कुछ देखने को मिलेंगी, जैसे चिलिका लेक हो गया और पुलिकट लेक हो गया। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो ईस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलती हैं। आप अगर देखेंगे तो APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, जहाँ से इसरो के सारे जो भी मतलब स्पेस शिप्स होते हैं, मतलब रॉकेट्स होते हैं, उनको लॉन्च किया जाता है, वो उसके पास में इन दोनों में एक कोई लेक है, उसका आप लोग नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि वो कौन सा लेक है जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के पास में है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हाउ डज इंडियाज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लाइफ? तो देखिए आपने अभी तक बहुत सारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखी इंडिया की, अब ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे प्रभावित करती है, ये आपको समझना है। तो पहला पॉइंट है क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल। अगर देखा जाए तो हिमालयाज में देखेंगे तो क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड है। ट्रैकिंग यहाँ पॉसिबल है, टूरिज्म यहाँ हो सकती है, सोर्स ऑफ रिवर्स है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मान लीजिए हिमालयाज ना होता तो कोल्ड जगह हमारे पास ना होती, ट्रैकिंग ना कर पाते, हम लोग को दूसरे देश जाना पड़ता, टूरिज्म से जो पैसा आता है भारत को भी ना मिल पाता उस तरीके का। सोर्स ऑफ रिवर्स ना होती, सोचिए रिवर ना होती तो भारत में एग्जिस्टेंस ही ना होता लाइफ का, बहुत कठिन होती यहाँ का जीवन। डेजर्ट्स की बात की जाए तो थार डेजर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी तो है। लाइफ स्टाइल अडेप्टेड टू हॉट डेज कोल्ड नाइट्स, यूज़ ऑफ कैमल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। कोस्टल एरियाज में देखेंगे तो ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलता है। फिशिंग है यहाँ पर, ठीक है, कोकोनट का कल्टीवेशन होता है, शिपिंग और पोर्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कोस्टल एरियाज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा फिशिंग रिसोर्स यहाँ से मिलेगा। दूसरा कोकोनट का कल्टीवेशन होगा, कोकोनट का तेल बनता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, शिपिंग एंड पोर्ट्स, तो जो भी हमारा सामान बाहर भेजना है, जो भी बाहर से अंदर आना है, तो वो सब इन्हीं पोर्ट से ही आता है। प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लेट्यू में मॉडरेट क्लाइमेट होता है। माइनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेट्यू रीजन में, कि यहाँ पर माइंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ट्राइबल कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो थोड़ी सी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी में कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी ज्योग्राफी? तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपने देखा था, एल्यूवियल सॉइल यहाँ पाई जाती है, बहुत ही रिच सॉइल होती है, इसी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा मिलता है। प्लेट्यू में अगर आप देखेंगे तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, एल्युमिनियम का ओर है, याद रखिएगा बॉक्साइट। ये इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए मिनरल ही ना हो भारत में तो इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करेंगी? बहुत ही कठिन हो जाएगा, हमको ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ेंगी, इंपोर्ट कराएंगे तो महंगी हो जाएंगी सामान। ठीक है, रिवर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, तो इरिगेशन प्रोवाइड करती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, फर्टाइल सॉइल भी है यहाँ पर रिवर्स की वजह से, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे, जैसे टिम्बर का सोर्स है, मेडिसिनल प्लांट्स आपको देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर और इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पहला एग्रीकल्चर दिखाई पड़ रहा होगा,
ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया और बाकी सब किससे रिलेटेड है, पहला और तीसरा आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बाकी दोनों जो हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। फॉरेस्ट भी वैसे एग्रीकल्चर का ही पार्ट हो गया, इसीलिए मिक्सअप कर दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी देखी जाए तो बायोडाइवर्सिटी में हिमालयाज में अगर आप देखेंगे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, रोडोडेंड्रॉन्स नाम के पेड़ पाए जाते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिसमें कोन्स होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पेड़ जो होते हैं वो कोन की तरह जब उगते हैं तो उसको कोनिफेरस कहते हैं। ये अडेप्टेशन है एक तरीके का, क्योंकि क्या होता है हिमालय रीजन पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और जब बर्फ़ पड़ेगी और पेड़ ऐसा होगा तो पेड़ की पत्तियां जो हैं टूट के नीचे गिर जाएंगी। तो इन्होंने अडेप्टेशन क्या कर लिया है, कोनीफेरस कोन की तरह हो गए, तो जो भी बर्फ गिरती है वो अपने आप से सरक के नीचे चली आती है और ये पेड़ जो हैं बचे रहते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में आपने क्या देखा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही थी, गर्म क्लाइमेट था, ठीक है, मॉइस्ट क्लाइमेट था, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पर। यहाँ पर कुछ रेयर स्पीशीज देखने को मिलती हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में, जैसे लायन टेल्ड मैकाऊ देखने को मिलता है, किंग कोबरा देखने को मिलता है, बहुत खतरनाक सांप होता है ये। ठीक है, सुंदरबन में अगर आप देखेंगे तो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं जो मेनली सॉल्ट वाटर में उगते हैं। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है यहाँ पर सुंदरबन में, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। आइलैंड्स पे आप देखेंगे तो कोरल रीफ पाए जाते हैं और मरीन लाइफ पाई जाती है, तो ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी जानना जरूरी है हमारी ज्योग्राफी। तो डिफरेंट फूड्स पाए जाएंगे, क्लॉथिंग पाई जाएगी, हाउसेस पाए जाएंगे, फेस्टिवल्स पाए जाएंगे ज्योग्राफी के हिसाब से। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर जो क्लोथिंग होती है वो वुलन क्लोथ लोग पहनते हैं। याक बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, याक आपको पता होगा एक तरीके का जानवर है, तो उससे बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है वहाँ का। सिमिलरली केरला में आप देखेंगे तो अलग तरीके का कल्चर ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिश बहुत ज़्यादा होती है तो लोग खाते भी बहुत हैं, राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है यहाँ पर, कोकोनट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, बोट फेस्टिवल्स होते हैं। अब आप बोट फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में नहीं देखेंगे, ये केरला में तमिलनाडु के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ही राजस्थान में देख लिया, राजस्थान में डेजर्ट है, तो डेजर्ट में क्या है, किस तरीके से डाइवर्स है ये, तो यहाँ पर लोग वाटर कंजर्वेशन करते हैं, सैंड ड्यून फेस्टिवल मनाया जाता है। याद रखिएगा सैंड ड्यून एक बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको कहते हैं बर्चन्स, कई बार पूछ लिया जाता है बर्चन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान की बात हो रही है, सैंड ड्यून्स हैं ये। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में अगर देखा जाए क्या इम्पैक्ट है, तो प्लेन्स में अगर देखा जाए तो ईजी बिल्ड रोड है, रेलवेज आसान होता है बनाना, ठीक है, मतलब रोड अगर प्लेन में बनानी है तो आसानी से बन जाएगी। लेकिन माउंटेन और प्लेट्यू रीजन में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा टफ है, बनाना भी थोड़ा सा कठिन है, रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया, बनाना टफ होता है, पहाड़ को काटना पड़ता है। और इस समय आप देख सकते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी लैंडस्लाइड्स, इतनी फ्लड्स आ रही हैं, तो ये सब और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिजास्टर को भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देता है उन एरियाज में। रिच एंड नेचुरल पासेस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माउंटेन में कुछ नेचुरल पासेस आपको देखने को मिलते हैं और रिसोर्स देखने को मिलते हैं। कोस्ट की बात अगर करी जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो इन्हीं कोस्ट से होता है। जैसे कुछ मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। हिस्ट्री एंड सिक्योरिटी की बात अगर करें तो हिमालयाज जो है हिस्टोरिकल क्यों है और सिक्योरिटी रीजन से क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हिमालयाज एक्टेड एज नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग इंडिया, तो नेचुरल बैरियर की तरह है। अब देखिए अगर हिमालयाज मान लीजिए ना होता तो क्या दिक्कत होती है, आप ऐसे सोच सकते हैं, इधर से चाइना का इंकर्जन हो जाता, ठीक है, इधर से आसानी से अफगानिस्तान हो गया और जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ हैं उनकी जो ट्राइब्स हैं पहले अटैक करते, आक्रमण कर लेती, भारत पे कब्जा करने की कोशिश करती। दूसरा ये है कि साइबेरियन विंड्स आ रही थी, उसको भी हिमालयाज ने रोका। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिमालयाज हैं वो इम्पॉर्टेंट है। माउंटेन पासेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कोस्ट की वजह से माउंटेन पास हो गया, कोस्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या है, कल्चरल एक्सचेंज जो है वो आसानी से पॉसिबल रहा। ठीक है, इन्वेजन हो गया, यहाँ पर ट्रेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें केवल माउंटेन पास की वजह से पॉसिबल रह पाई हैं। ठीक है, कोस्ट आप यहाँ पर ऐसे मत सोचिएगा, ये वाली कोस्ट की बात नहीं हो रही, मेनली माउंटेन पासेस की बात हो रही है, क्योंकि आप हिमालयाज में देखेंगे तो कोस्ट वोस्ट नहीं देखने को मिलेगा, दूसरी कंट्रीज़ के कोस्ट के बारे में बात हो रही है ये। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है किसको, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, फूड को इन्फ्लुएंस करती है, क्लॉथिंग को इन्फ्लुएंस करती है, कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करती है,
इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, हिस्ट्री, ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशन इन दी वर्ल्ड। और इसी वजह से इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशन है पूरे विश्व में, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा बाकी चैप्टर जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगा दिए जाएंगे, अभी के फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।